नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। हम जो है नदी अपवाह तंत्र को पढ़ना शुरू किए थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अपवाह तंत्र क्या होता है और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से अपवाह तंत्र आते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, सोनगंगा अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और पांचवी नर्मदा अपवाह तंत्र। तो आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम महानदी अपवाह तंत्र को विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। हर एक चीज को मैं डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा और साथ ही में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र। अब इसके बारे में कल मैंने कुछ चीजें बताई थी कि भाई किस क्षेत्र में ये है। ठीक, महानदी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई आज पहली बार मेरी इस वीडियो पर आया है या फिर पहली बार मेरे चैनल पर आया है तो वो जो है पहले जाकर के पिछला वाला वीडियो देखे, तभी उसको जो है चीजें समझ में आएगी, नहीं तो अपवाह तंत्र क्या है वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। महानदी अपवाह तंत्र। अब मैंने कल बताया था कि जो महानदी अपवाह तंत्र है वो मध्य छत्तीसगढ़, प्रमुखतः मध्य छत्तीसगढ़ में स्थित है, अवस्थित है। वैसे तो महानदी अपवाह तंत्र लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें बस्तर संभाग की, तो बस्तर संभाग का जो उत्तरी भाग है, कांकेर जिला का काफी सारा जो एरिया है वो महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे ही जो सरगुजा संभाग का कुछ क्षेत्र वो भी जो है महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। और उसके बाद रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, यहाँ का लगभग अधिकतर क्षेत्र जो है महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो ये सारा चीज मैंने बताया था मैप के माध्यम से। तो देखते हैं कुछ बेसिक चीजें। तो पहला चीज कि भाई महानदी अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में है, तो कल मैंने बताया था 56.15%। छत्तीसगढ़ की जो क्षेत्रफल है ना 1,35,191 या 92 वर्ग किलोमीटर, तो उसमें से 56.15% जो है वो महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। अगर इसको हम लोग पूरा मतलब क्षेत्रफल देखें तो कितना होगा? 77,432 हेक्टेयर। इसको हेक्टेयर में लिया गया है। 77,432 हेक्टेयर। ठीक, स्क्वायर हेक्टेयर। ठीक, हेक्टेयर में। खैर ये वाला डाटा आप लोगों को याद नहीं रखना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में स्थित है। इसका ढाल आपसे पूछा जाएगा, तो इसका ढाल किस तरफ है? तो पूर्व की ओर है। देखिए मैंने कल आप लोगों को बताया था, छोटा सा मैं यहाँ मैप तैयार कर लेता हूं क्योंकि मैप के माध्यम से ही हम लोग जो है चलेंगे, बिना मैप के नहीं होगा। ठीक है ना, इधर नीचे मटका। ठीक, थोड़ा इसको हम लोग जो है फैला देते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहां कहीं से महानदी निकलती है। सिहावा पर्वत मैंने बताया था महानदी का उद्गम स्थल। ठीक, तो यहां से नदी निकलती है, ऐसे करके प्रवाहित होती है कुछ। ठीक है ना, और इधर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो इसका अगर हम ढाल देखें, महानदी अपवाह तंत्र, हम खाली महानदी का नहीं बोल रहे, पूरे के संपूर्ण महानदी अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं। तो महानदी जो है स्वयं और अपने सहायक नदियों को लेकर के वो किस तरफ जा रही है? पूर्व की ओर। वैसे तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले वो तो उत्तर की ओर जा रही है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, फिर उसके बाद पूर्व की ओर। तो आपसे पूछा जाएगा इसका ढाल किस तरफ है, तो इसका ढाल
पूर्व की ओर है, ध्यान रखेंगे, इसका ढाल पूर्व की ओर है। तो महानदी अपोहा तंत्र के विषय में कुछ बेसिक जानकारियां। सबसे पहला तो सबसे बड़ी अपोहा तंत्र है, इसका ढाल पूर्व की ओर है और ये प्रमुखतः कहां अवस्थित है, तो मध्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, क्योंकि बस्तर संभाग का भी कुछ भाग आता है लेकिन दक्षिणी बस्तर या फिर बाकी बस्तर जो है इसमें नहीं आता है। ठीक, तो ये हो गया महानदी अपोहा तंत्र। अब हम लोग सीधे शुरू करते हैं महानदी के विषय में पढ़ना। मतलब अभी तक तो मैं अपोहा तंत्र के बारे में बता रहा था, जिसके अंतर्गत तो महानदी और उसकी संपूर्ण सहायक नदियों को हम लोग पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं खाली महानदी के बारे में, केवल महानदी के बारे में। ठीक, अपोहा तंत्र नहीं, केवल हम महानदी के विषय में पढ़ेंगे कि भाई महानदी की लंबाई चौड़ाई, बाकी जो दुनिया की चीजें हैं वो सारा चीज। ठीक, तो खाली हम महानदी के विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसकी सहायक नदियां, बाकी सारी चीजें। ठीक, महानदी, सबसे पहले महानदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा जाएगा, महानदी किस स्थान से निकलती है। उद्गम होना मतलब नदी का उद्गम होना, निकलना। ठीक, तो महानदी कहां से निकलती है आप सभी को पता होगा, धमतरी जिला। ठीक, सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है धमतरी जिला। पुराने किताबों में देखोगे तो रायपुर के निकट दिया हुआ होगा जब धमतरी नहीं बना था। ठीक, काफी पुराने जो किताबें देखोगे वो तो आप लोगों को मिलेगी भी नहीं। ठीक, तो धमतरी जिला से निकलती है। धमतरी जिला में भी कहां, तो नगरी तहसील। तहसील क्या है भाई, नगरी। ठीक, तहसील का नाम है नगरी, नगरी तहसील। ठीक, तो नगरी तहसील में, मैं तहसील नहीं लिख रहा हूं, आप लोग जोड़ देंगे, धमतरी जिला, नगरी तहसील। उसके बाद नगरी तहसील में एक पर्वत श्रृंखला है, सिहावा पर्वत श्रृंखला। ठीक, सिहावा पर्वत श्रृंखला। जब हम लोग छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे मैंने बताया था आप लोगों को सिहावा पर्वत के विषय में कि ये हमारे क्या कहते हैं, धमतरी जिले में अवस्थित है सिहावा पर्वत। अब देखिएगा, धमतरी जिला हो गया, नगरी तहसील हो गया, सिहावा पर्वत हो गया। ठीक, सिहावा पर्वत श्रृंखला भी काफी बड़ा है। तो यहां पर एक गांव है, गांव का नाम आपको ध्यान रखना है, फरसिया। ठीक है, क्या याद रखोगे, फरसिया नामक गांव। अब नदियों के विषय में मैंने बताया था कि वो पर्वत से ही निकलते हैं, तो अब पर्वत में घाटियां भी होती है, तो घाट का नाम याद रखेंगे, गणेश घाट। ठीक, गणेश घाट। तो कहां से निकलती है महानदी, धमतरी जिले के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत श्रृंखला के फरसिया नामक गांव के गणेश घाट नामक स्थान से महानदी का उद्गम हुआ है। तो सभी चीज याद रखना है भाई, कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है ना, और कुछ भी दे तो वही सही होगा। धमतरी जिला से निकलती है, बिल्कुल निकलती है। नगरी से निकलती है, बिल्कुल निकलती है। सिहावा पर्वत से निकलती है, वहीं से तो निकलती है ना। एकदम डायरेक्ट लोकेशन पूछा जाए, गांव पूछा जाए, फरसिया, एकदम डायरेक्ट गूगल मैप से आप लोकेशन देखो, गणेश घाट दिखाएगा। ठीक, तो ये सारे जो है आपको आंसर है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। ठीक, ये तो हो गया उद्गम। ठीक, ये है सिहावा पर्वत। ठीक, पर्वत मैंने बना दिया, ये है उद्गम हुआ यहां से। अब उसके बाद ये जो है नदी इस तरह से बहते 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 छत्तीसगढ़ के बाहर चली गई। इस तरफ कौन सा राज्य है, उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा के बाद ये जो नदी है, जैसे मैंने बताया था कि जो नदी है वो एक तरह से क्या बोलना चाहिए, मैंने क्या बताया था, नदी को फीमेल बताया था, एक तरह से नायिका टाइप का, नायिका मैंने बताया था कि नदी जो है अपने प्रियतम से मिलने जा रही है। प्रियतम कौन, उसका सागर। ठीक, तो सागर से वो मिलेगी। अब जिस स्थान पर नदी सागर से मिलती है या सागर में समाहित होती है उसको बोला जाता है नदी का मुहाना। क्या बोलेंगे, नदी का मुहाना। मुहाना मतलब जैसे मुंह होता है ना, वैसे ही टाइप से मुहाना। इसी को बोला जाएगा विसर्जन स्थल। ठीक, विसर्जन स्थल। ठीक, नदी का मुहाना अथवा विसर्जन स्थल। तो हम लोगों ने उद्गम स्थल देख लिया, सिहावा पर्वत, धमतरी जिला, गणेश घाट। ठीक, अब महानदी का जहां एंड होता है, जहां पर महानदी समाप्त हो जाती है, उसके बाद वो सागर में विलीन हो जाती है, तो उस स्थल का नाम आप लोगों को याद रखना है। उड़ीसा में एक जगह है कटक। ठीक, उड़ीसा में एक जगह है कटक।
तो कटक के पास महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। ठीक, तो बंगाल की खाड़ी में ये जो है विलीन हो जाती है कटक के पास। तो उद्गम स्थल हो गया, उसके बाद मुहाना हो गया, विसर्जन हो गया। ठीक, यहां पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जो महानदी है ना, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण नदी है। ठीक, मतलब ऐसा मत समझना कि उड़ीसा में कोई और बहुत बड़ी नदी होगी, नदियां हैं वहां पर भी बहुत सारी नदियां हैं, बट महत्वपूर्ण नदी कौन सी है तो महानदी ही। महानदी जितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतनी ही उड़ीसा के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया उद्गम और विसर्जन। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई की। ठीक, काफी बार पूछा गया है कि भाई महानदी की लंबाई कितनी है। ठीक, लंबाई की अगर हम बात करें महानदी के लंबाई की, तो इसकी जो है कुल लंबाई निकल करके आती है 858 किलोमीटर। ठीक, 858 किलोमीटर, मतलब कि गणेश घाट से लेकर के कटक तक महानदी की लंबाई कितनी है 858 किलोमीटर। 858 ऐसे याद रख सकते हो, 858 858 किलोमीटर महानदी की कुल लंबाई, अपने उद्गम स्थल से लेकर के अपने विसर्जन स्थल तक महानदी की लंबाई। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि महानदी की लंबाई कितनी है। ठीक, महानदी की लंबाई कितनी है, आपको क्या लगाना है 858 किलोमीटर। ठीक, एक डाटा आपको और देखने को मिलेगा 286 किलोमीटर। 286 किलोमीटर। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है, तब आपको लगाना है ये। देखिए, जो महानदी है यहां से निकली सिहावा पर्वत से छत्तीसगढ़ में प्रवाहित हुई, फिर वो ओडिशा क्षेत्र में चली गई। तो छत्तीसगढ़ में महानदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहां से कहां तक होगा, यहां से सिहावा पर्वत से लेकर के ये वाला जो पॉइंट है यहां तक बह रही है ना, ये छत्तीसगढ़ का एरिया है। तो छत्तीसगढ़ के एरिया में महानदी का जो प्रवाह क्षेत्र है या फिर वो कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो वो 286 किलोमीटर। ठीक, तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में महानदी की लंबाई कितनी है, या छत्तीसगढ़ में महानदी कितने प्रवाहित होती है। ठीक, तो वहां आपको आंसर लगाना है 286 किलोमीटर। अगर खाली पूछा जाता है कि महानदी की लंबाई कितनी है, तब 858 किलोमीटर। अगर उसमें छत्तीसगढ़ जोड़ दिया जाए, इस राज्य में महानदी की लंबाई कितनी है, तब आपको लगाना है 286 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे। अब यहां एक चीज और ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बड़ी नदी जब आपसे पूछा जाए तब आपको लगाना है महानदी। वहीं आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आपने लगाना है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जो कि महानदी की सहायक नदी है और इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। ठीक, शिवनाथ की लंबाई कितनी है 290 किलोमीटर। तो इस प्रकार हम देखते हैं लंबाई के मामले में छत्तीसगढ़ में लंबाई के मामले में महानदी दूसरे क्रम में आती है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज को, लंबाई के क्रम में महानदी जो है छत्तीसगढ़ में दूसरे क्रम में आती है। वैसे तो है ये लंबी, लेकिन बात हम छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं ना, बाकी तो उड़ीसा में बह रही है, हम खाली छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। तो सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, बात कर रहा हूं मैं यहां लंबी की, लंबाई की। ठीक, तो वहां शिवनाथ आ जाएगा। ठीक, सबसे लंबी 290 किलोमीटर शिवनाथ, सेकंड नंबर में महानदी। वहीं अगर बड़ी नदी की बात किया जाए, बड़ी जिसमें जल धारण क्षमता ज्यादा हो, ठीक, तो उस मामले में महानदी नंबर 1 पर आ जाएगी। ठीक, क्योंकि महानदी बड़ी नदी है, उसमें बहुत सारी नदियां आकर के मिलती है, तो उसका जो जल स्तर है वो बहुत ज्यादा है, विशाल है। ठीक, भले शिवनाथ लंबी है, लेकिन जल के मामले में, जल के संधारण के मामले में महानदी आ जाएगी। ठीक, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। लंबाई आप लोगों को समझ में आ गया, छत्तीसगढ़ में लंबाई और टोटल लंबाई इसका आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। तो इसके बाद एक चीज ध्यान रखना कि जो महानदी है ये एक अनुवर्ती नदी है। क्या है, महानदी अनुवर्ती नदी है। अनुवर्ती नदी, अनुवर्ती नदी क्या है, जो अपनी ढाल की ओर प्रवाहित होती हो, उसको क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदी। अधिकतर जो नदियां हैं वो अनुवर्ती नदी होती है, जो अपने ढाल की ओर ही बहेगी, जिधर उसको ढाल मिलेगा उधर ही बहेगी ना। तो अनुवर्ती नदी ध्यान रखना, कभी पूछा जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं
अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वैसे कुछ खास है नहीं, ठीक। अगला चीज हम लोग देखेंगे जो बहुत पूछा जाता है वो है प्राचीन नाम या अन्य नाम। महानदी के अन्य नाम क्या क्या है? जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, छत्तीसगढ़ का नामकरण देखा था ना, कि भाई छत्तीसगढ़ को किसी ने दक्षिण कोसल बोला, किसी ने महाकोसल बोला, किसी ने खाली कोसल बोला, कोई वो चाइना से आदमी आया था उसने क्या बोल दिया, कियास्लो बोल दिया, ठीक, कोई छत्तीसगढ़ बोल रहा है, ठीक। तो ऐसे ही महानदी के भी हमको विभिन्न नाम मिलते हैं अलग अलग समय में। एक चीज ध्यान रखना कि महानदी के संदर्भ में कहा जाता है कि महानदी चारों युगों में थी। चार युग कौन कौन से हैं? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, उसके बाद कलयुग, ठीक। चारों युगों में इसका अस्तित्व था, ठीक। महानदी। अब देखते हैं प्राचीन नाम, इसके नामकरण और कैसे इसका नाम महानदी पड़ा, ठीक। शुरू से तो महानदी नहीं रहा होगा, ठीक। तो देखते हैं, तो इसका पहला जो नाम मिलता है सबसे पुराना, ठीक, सबसे पुराना जो नाम मिलता है वो ध्यान रखना है कनक नंदिनी, ठीक। पहला नाम क्या मिलता है? कनक नंदिनी, पहला या फिर एकदम प्राचीन नाम कनक नंदिनी, कनक नंदिनी, ठीक। कनक नंदिनी, कनक का मतलब होता है सोना, स्वर्ण धातु, ठीक। नंदिनी का मतलब होता है पुत्री, स्वर्ण पुत्री, ऐसे बोलेंगे, स्वर्ण पुत्री। हालांकि इसका शाब्दिक अर्थ स्वर्ण पुत्री निकल रहा है, लेकिन इसका मतलब स्वर्ण से नहीं है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, कंक नंदिनी, कंक नंदिनी, ठीक है ना, कंक नंदिनी। एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था कंक ऋषि, कंक ऋषि। अब ये जो कंक ऋषि है ना, इन्हीं के नाम पर कांकेर नगर का नाम कांकेर पड़ा है, कंक ऋषि। कंक, कंक के नाम से जो उसको कांकेर्य कहा गया, बाद में फिर वो कांकेर बन गया। तो ये जो कंक ऋषि थे, इन्हीं की पुत्री माना जाता है महानदी को। अब चूंकि कंक नदी की पुत्री थी महानदी, तो इनको क्या कहा गया? महानदी को कंक नंदिनी, ठीक। क्या बोला गया? कंक नंदिनी। वही चीज आगे चल करके थोड़ा सा अपभ्रंशित होकर के क्या बन गया? कनक नंदिनी। तो यहां पर कनक का अर्थ स्वर्ण से नहीं निकालना है, ठीक है ना। वैसे कनक का मतलब स्वर्ण होता है, लेकिन यहां पर कनक का जो अर्थ निकलता है वो कंक से निकलता है, क्योंकि महानदी के पिता किनको माना गया है? कंक ऋषि को, ठीक। और ये जो है महानदी का सबसे प्राचीन नाम है। ये भी ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि महानदी का प्राचीन नाम क्या है या प्राचीनतम नाम क्या है, तब आपको लगाना है कनक नंदिनी या कंक नंदिनी। ये सतयुग त्रेता युग इसमें मत ऐड करना, मतलब उससे भी पहले एकदम पुराने समय में क्या बोला जाता था? कनक नंदिनी या कंक नंदिनी, ठीक। ध्यान रखोगे, सबसे प्राचीन नाम कनक नंदिनी या कंक नदी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला जो नाम मिलता है वो मिलता है नीलोत्पला, नीलोत्पला, ठीक। दूसरा नाम क्या मिलता है? नीलोत्पला, नीलोत्पला, नीलोत्पला। अब देखो नीलोत्पला का मतलब क्या होता है? नील, नीला मतलब जो कलर है ना, ब्लू, और ये जो है दो शब्द से बना है, नीला धन उत्पला। ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, नीला धन उत्पला। उत्पला का मतलब होता है नदी, ठीक। उत्पला का क्या मतलब होता है? नदी। तो नीला नदी, ठीक। नीलोत्पला, उत्पला ध्यान रखना है, नदी। तो नीलोत्पला नाम हमको देखने को मिलता है सतयुग में। कब? सतयुग में। और इसका सोर्स क्या है, कहां से जानकारी मिलता है? तो वायु पुराण में, ठीक है ना। वायु पुराण से हमको जानकारी मिलता है कि सतयुग में महानदी को नीलोत्पला कहा जाता था, ठीक। नीलोत्पला ध्यान रखेंगे, सतयुग में महानदी को नीलोत्पला कहा जाता था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं अगले नाम की। तो अगला नाम जो मिलता है वो है चित्रोत्पला, तीसरा नाम,
चित्रोत्पला। चित्रोत्पला ये कब मिलता है? तो त्रेता युग में, ठीक, त्रेता युग में चित्रोत्पला नाम। इसका सोर्स क्या है? तो इसका भी सोर्स है एक पुराण, स्कंद पुराण, ठीक, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण से जानकारी मिलती है कि महानदी को त्रेता युग में क्या कहते थे? चित्रोत्पला। सॉरी, ये द्वापर युग है, माफी चाहूंगा, मैं त्रेता युग लिख दिया, ये द्वापर युग है, ये द्वापर युग, द्वापर युग। तो स्कंद पुराण से जानकारी मिलती है कि महानदी को द्वापर युग में क्या कहते थे? चित्रोत्पला, ठीक। सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर युग में चित्रोत्पला। अब इसके बाद आगे देखते हैं, एक पुराण है विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, ठीक। इसमें जो है इसको कहा गया है ऋषि तुल्या, ऋषि तुल्या। उसके बाद एक और नाम मिलता है ऋषि कुल्या, क्योंकि भाई ये ऋषि पुत्री थी, इसीलिए इसको जो है ऋषि तुल्या, ऋषि कुल्या कहा गया। सोर्स है विष्णु पुराण, ठीक। विष्णु पुराण में इस नदी को क्या कहा गया है? ऋषि तुल्या अथवा ऋषि कुल्या, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जो इसको महानदी नाम मिला है ना, तो वो नाम कैसे पड़ा उसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो देखिएगा, महानदी जो इसको नाम मिला है, तो देखो एक ऋषि हुए हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इन्होंने क्या कहना चाहिए, रामायण में इनका वर्णन मिलता है कि जब राजा दशरथ को पुत्र वगैरह प्राप्त नहीं हो रहा था, तो इनको पुत्र यष्टि यज्ञ के लिए आमंत्रित किया गया, और इनके यज्ञ से जो है राजा दशरथ जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, ठीक। तो श्रृंगी ऋषि की अगर हम बात करें, तो श्रृंगी ऋषि का जो आश्रम था, इनका जो निवास स्थल था, वो यही सिहावा पर्वत था, ठीक। यही सिहावा पर्वत था श्रृंगी ऋषि का आश्रम। तो एक किंवदंती है, एक किंवदंती है कि इस क्षेत्र में एक बार जो है अकाल पड़ गया, पानी की समस्या हो गई, तो लोगों ने बोला कि भाई सिहावा पर्वत में कोई ऋषि रहते हैं, बहुत पहुंचे हुए ऋषि हैं, ठीक, तो चलो उनके पास चलते हैं। तो श्रृंगी ऋषि के पास लोग आते हैं, बताते हैं कि भाई मतलब वो उस समय ना तपस्या कर रहे थे, अपना मतलब साधना में लीन थे, तपस्या नहीं बोलेंगे, साधना में लीन थे, जो साधु सन्यासी जो ऋषि जो साधना कर रहे होते उस टाइप से। अब लोग आए, देखे कि भाई जो ऋषि हैं श्रृंगी ऋषि, वो तो साधना में लीन है, वो तो सुन ही नहीं रहे हैं। लोग जो एकदम अपना बता रहे हैं कि भाई हमको पानी की दिक्कत है, यहाँ पर पानी ही नहीं है, ठीक। तो लोगों के कोलाहल से श्रृंगी ऋषि का जो साधना है ना, उसमें विघ्न उत्पन्न हो जाता है, और एकदम हड़बड़ा करके वो जो है ना आंखें खोलते हैं, ठीक। हड़बड़ा के आंखें खोलते, वो पालती मुड़ के बैठे रहते ना, ऐसे वो उस टाइप से बैठे रहते हैं, तो हड़बड़ा के वो आंखें खोलते हैं, और उनके पास में जहां पर बैठ करके वो साधना कर रहे होते हैं, तो पास ही में कमंडल रखा हुआ होता है। कमंडल आप लोगों को पता होगा, जो ऋषि मुनि हाथ में रखते हैं ना, जिसमें गंगा जल, पवित्र जल रखा जाता है, ठीक। आप लोगों के घर में, पूजा घर में भी हो सकता है कमंडल, ठीक। तो कमंडल पास में रखा हुआ होता है, और जैसे ही हड़बड़ा करके आंखें खोलते हैं, तो इनका जो हाथ है वो कमंडल से टकरा जाता है, और उस कमंडल में गंगा जल रखा हुआ होता है। और कहते हैं कि जब कमंडल नीचे गिर गया और वहां से जो पानी निकला, वही जो है आगे चल करके महानदी बना। तो इस तरह से महानदी का जो है उद्गम हुआ, ये कहा जाता है, ठीक। तो एक किंवदंती है, ठीक, इसको भी ध्यान में रखना। अब देखिएगा, श्रृंगी ऋषि त्रेता युग के थे, ठीक, त्रेता युग, ठीक है ना। श्रृंगी ऋषि त्रेता युग से संबंधित थे। तो अब जो है श्रृंगी ऋषि के एक शिष्य थे, इनके प्रिय शिष्य, जिनका नाम था महानंदा, ठीक। अभी जो कमंडल से जो जल गिर गया, विसर्जित हो गया, गिर गया, विसर्जित नहीं बोलेंगे, गिर गया कमंडल से जो जल, तो उससे जो नदी निकली, उस नदी का नाम श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर महानंदा रख दिया गया, ठीक। तो महानंदा,
ठीक, ऐसे किंवदंती है। ठीक, ध्यान रखना। वैसे तो महानदी का जिक्र हमको इधर भी मिल रहा है, प्राचीन काल में भी, सतयुग में मिल रहा है, द्वापर युग में मिल रहा है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। बाकी ये वाली स्टोरी हो सकती है कि ऋषियों का जो उम्र है काफी बड़ा होता है ना, हो सकता है कि भाई ये प्राचीन से प्राचीन काल में भी रहे होंगे, सतयुग में भी रहे होंगे श्रृंगी ऋषि, क्योंकि वो तो कई सालों तक जीवित रहते थे ना, तपस्या करके, साधना करके। तो हो सकता है ये वाली घटना जो है इधर घटित हुई हो और बाद में फिर श्रृंगी ऋषि त्रेता युग में फिर गए अपना वहां। ठीक, तो श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर इस नदी का नाम जो है आगे चल करके क्या रखा गया, महानंदा। और यही महानंदा आगे चल करके अपभ्रंशित होकर के क्या बन गया, महानदी। ठीक, तो इस तरह से महानदी को उसका वर्तमान नाम प्राप्त हुआ और वर्तमान नाम क्या है, महानदी। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो ये हो गया नामकरण। अब देखिएगा कुछ 2-3 पॉइंट मैं बताता हूं कि महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कौन है, तो महानदी। अब देखिएगा महानदी छत्तीसगढ़ कैसे मध्य से प्रवाहित हो रही है। इसके बाद यहां पर इधर से नदियां आकर के मिलती है, यहां मिलाएंगे, यहां नहीं, यहां आकर के नदी मिलती है, इधर से मांडवांड नदी आती है। ठीक, इधर से शिवनाथ नदी आकर के मिलती है। ठीक, यहां से दूध नदी आकर के मिलती है। ठीक, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़, इधर का नीचे का बहुत सारा एरिया छूट जाता है और इधर का कुछ एरिया छूट जाता है। ठीक, तो लगभग छत्तीसगढ़ का संपूर्ण भाग में ये विस्तृत है। इसका जो अपोहा तंत्र वगैरह सबके पानी को लेकर के चल रही है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। दूसरा चीज ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है महानदी को। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ की गंगा। ठीक, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें बताना है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ के किन जिलों से प्रवाहित होती है। मैंने जिला आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी को जिलों का जो है अच्छे से ज्ञान हो चुका है, तो मैं यहां पर ड्रॉ नहीं करूंगा, फिर भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक, तो देखिएगा, सबसे पहले महानदी निकलती है धमतरी जिले से। थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा सबसे पहला चीज तो प्रवाहित जिला, कितने जिलों में प्रवाहित होती है। सबसे पहला चीज ध्यान रखना है कि ये छत्तीसगढ़ के 11 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक, छत्तीसगढ़ के 11 जिलों से होकर के ये प्रवाहित होती है महानदी। ठीक, छत्तीसगढ़ के 11 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है महानदी। तो ये 11 जिले कौन कौन से हैं देखते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा भाई धमतरी जिला, यहीं से तो इसका उद्गम हुआ है ना, धमतरी जिला। अब धमतरी जिले से ये निकलेगी और नीचे कांकेर जिले में प्रवेश करेगी। ठीक, कांकेर जिले में ये प्रवेश करेगी। अब कांकेर के बाद ध्यान रखना कि जो महानदी है ये बालोद जिले में प्रवेश करेगी। पहले दुर्ग जिला होता था तो दुर्ग बोला जाता था, बालोद जिले में प्रवेश करेगी। बालोद का जो किनारे वाला जो भाग है ना उसमें थोड़ा सा प्रवाहित होगी। ठीक, जो हमारा जो नेशनल हाईवे नंबर 30 है ना, जो जगदलपुर टू रायपुर, जगदलपुर को रायपुर से जोड़ता है, तो जब इस नेशनल हाईवे को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो नेशनल हाईवे 30 है वो कांकेर के बाद बालोद में जाएगा, फिर बालोद से धमतरी जाएगा। क्योंकि जो नेशनल हाईवे 30 है ना वो महानदी को क्रॉस नहीं करता है, वो इसके ऐसे पैरेलल ऐसे चलेगा, इस तरफ से चलेगा। ठीक, ऐसे चलेगा महानदी के। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो धमतरी हो गया, कांकेर हो गया, बालोद हो गया। अब बालोद से वापस महानदी धमतरी जिले में प्रवेश करेगी। ठीक, वापस से धमतरी जिले में प्रवेश करेगी। धमतरी जिले में बहने के बाद, प्रवाहित होने के बाद ये जो नदी है आगे बढ़ते हुए जाएगी गरियाबंद जिले में। ठीक, गरियाबंद जिले में राजिम वाजिम के पास से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ेगी ये। ठीक, तो आपको क्रम ध्यान में रखना है। ठीक, तो गरियाबंद के बाद ये जो नदी है ये आगे बढ़ेगी महासमुंद जिले में। ठीक, महासमुंद जिले में, फिर उसके बाद रायपुर जिले में। अब यहां एक चीज ध्यान रखना
कि ये जो है रायपुर और महासमुंद की सीमा रेखा बनाते हुए प्रवाहित होती है, ठीक, कभी इधर कभी उधर ऐसे टाइप से, ठीक। तो महासमुंद, फिर रायपुर, महासमुंद में आप लोग देखोगे सिरपुर वगैरह इसी के तट पर हैं, ठीक। उस रायपुर में देखोगे तो आरंग वगैरह इसी के तट में है। आगे बढ़ेगी महानदी, बलौदा बाजार में प्रवेश करेगी, ठीक। बलौदा बाजार में एक जगह है पल्लारी, वहां से होते हुए ये आगे बढ़ेगी बलौदा बाजार से, और ये कहां जाएगी, जांजगीर चांपा जिले में, ठीक है ना, जांजगीर चांपा जिले में। और जांजगीर चांपा जिले की बात करूं तो यहां शिवरी नारायण है महानदी के तट पर, ठीक। जांजगीर चांपा के बाद ध्यान रखना नया जिला बना है जांजगीर चांपा को अलग करके, शक्ति जिला, ठीक। शक्ति जिला से ये प्रवाहित होगी। शक्ति जिला के बाद अगला जो नया जिला बना है सारंगढ़ जिला, यहां पर प्रवाहित होगी। उसके बाद रायगढ़ जिला, इसके बाद ये कहां चली जाएगी, ओडिशा, ओडिशा का संबलपुर, ठीक है ना, फिर उधर वो कटक तक चली जाएगी, ठीक। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, काउंट करते हैं कितने जिले हो रहे हैं, धमतरी 1, कांकेर 2, बालोद 3, धमतरी फिर से आ गया, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक। गरियाबंद 4, महासमुंद 5, रायपुर 6, बलौदाबाजार 7, जांजगीर चांपा 8, शक्ति 9, सारंगढ़ 10 और रायगढ़ 11, ठीक। तो इस तरह से महानदी जो है 11 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। तो आप लोगों को इसका क्रम ध्यान में रखना है। तो महानदी 11 जिलों में प्रवाहित होगी। सबसे पहले निकलेगी कहां से, ये धमतरी जिले से, ये रहा धमतरी का सिहावा पर्वत। धमतरी के बाद ये कांकेर जिले में प्रवेश करेगी, कांकेर के बाद ये बालोद जिले में, बालोद के बाद ये धमतरी जिले में वापस आएगी, फिर गरियाबंद जिला, फिर महासमुंद जिला, फिर रायपुर, दोनों का महासमुंद और रायपुर का सीमा रेखा बनाते हुए आगे बढ़ेगी, फिर बलौदाबाजार जिला, फिर जांजगीर चांपा जिला, फिर शक्ति जिला, फिर सारंगढ़ जिला, फिर रायगढ़ जिला, उसके बाद ये ओडिशा में प्रवेश करेगी, ठीक। तो ये जिला आपको ध्यान में रखना है। और अक्सर जिला पूछा जाता है किस किस जिले से होकर के ये प्रवाहित होती है, कितने जिलों से प्रवाहित होती है। इसके बाद एक और चीज ध्यान रखना कि महानदी जो है कितने संभागों से होकर के प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर देखो धमतरी रायपुर संभाग के अंतर्गत है ना, धमतरी रायपुर संभाग के अंतर्गत है, ठीक। उसके बाद कांकेर की बात करें तो बस्तर संभाग, ठीक। उसके बाद बालोद की बात करें तो ये कहां है, दुर्ग संभाग। उसके बाद जांजगीर चांपा की बात करें, कहां गया जांजगीर, ये जांजगीर, शक्ति, रायगढ़, ये सब कहां आएगा, बिलासपुर। तो कितने संभाग हो गए, 4 संभाग। ध्यान रखेंगे 4 संभागों से होकर के प्रवाहित होती है। महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत सरगुजा आता है, लेकिन हम खाली महानदी की बात कर रहे हैं, तो महानदी सरगुजा संभाग से प्रवाहित नहीं होती है, ठीक। बाकी चारों संभागों से होती है, रायपुर संभाग, बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला कैसे पूछेगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कुछ खास चीजें जिनको मैं आगे बताऊंगा जब हम लोग सहायक नदियां पढ़ेंगे उस टाइम पे। अभी देख लेते हैं मोटा माटी। देखो, जब ये महानदी है, नीचे दूध नदी है, ठीक। तो 2 नदियां जब आपस में मिलती है तो उस स्थल को बोला जाता है संगम। क्या कहा जाता है, संगम, ठीक। तो नॉर्मली कोई ना कोई जो नदी है वो किसी ना किसी नदी में मिलेगी ही मिलेगी। छोटी नदी अगर बड़ी है तो सागर में समाहित हो जाएगी, ठीक। तो जब 2 नदियां मिलेंगी उसको संगम कहा जाएगा। वहीं कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक ही स्थान पर एक साथ 3 नदियों का संगम होता है, ठीक। तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिवेणी संगम। ये बहुत रेयर होता है और इस तरह का जो संगम है वो देखने को भी मिलता है, काफी जगह है हमारे भारत में, हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम। जैसे कि इलाहाबाद, प्रयाग, इसको कहा जाता है कि ये त्रिवेणी संगम है। यहां पर गंगा नदी से यमुना और सरस्वती नदी आकर के मिलते हैं, लेकिन आज के समय में खाली गंगा और यमुना का ही संगम होता है, बाकी जो सरस्वती है वो लुप्त हो चुकी है। लेकिन माना जाता है कि किसी समय में वहां पर गंगा नदी से यमुना और सरस्वती दोनों नदियों का वहां संगम होता था, ठीक।
तो हमारे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो भाई कहां कहां इस तरह का संगम हमें देखने को मिलता है। तो देखिएगा पहला संगम हमको देखने को मिलेगा यहां पर गरियाबंद जिले से नदी निकलती है, पैरी नदी। ठीक, एक नदी इधर निकलेगी सोंढूर नदी। ठीक, और ये दोनों नदियां जो है राजिम नामक स्थान पर, दोनों नदियां राजिम नामक स्थान पर, राजिम कहां पर है भाई, गरियाबंद में है ना, जहां पर राजीव लोचन मंदिर स्थित है। तो राजिम नामक स्थान पर ये जो दोनों हैं पैरी और सोंढूर, ये किनसे मिलेगी, महानदी से मिलेगी। तो तीन नदियों का यहां संगम हो रहा है, ठीक है ना, तीन नदियों का पानी मिल रहा है, तो क्या कहेंगे, त्रिवेणी संगम। ठीक, उसके बाद दूसरा संगम बनता है, देखो ये आ गया इधर ये शिवनाथ नदी है, ये जो है शिवनाथ नदी है, ये महानदी। नीचे से एक नदी आएगी जोंक नदी। ठीक, जोंक नदी, शिवनाथ और जोंक नदी, इनका संगम होता है महानदी से, कहां पर, सिवरी नारायण में, सिवरी नारायण में। अब देखिएगा इस चीज को हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, जब हम लोग सहायक नदियां पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे फिर से हम लोग पढ़ेंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो राजिम कहां पर है, गरियाबंद में। राजिम में महानदी से कौन कौन सी नदियां मिलेंगी, पैरी और सोंढूर नदी, त्रिवेणी संगम बनाएगी। सिवरी नारायण जो कि जांजगीर चांपा जिले में है, यहां पर महानदी से कौन कौन सी नदियां आकर के मिलेगी, उत्तर से आएगी शिवनाथ नदी और दक्षिण से जोंक नदी। अब जो राजिम की अगर हम बात करें तो दोनों नदियां पैरी और सोंढूर दोनों जो है पूर्व की ओर से आएगी, लेकिन हम इसको दक्षिण मानेंगे, ठीक है ना। ठीक, एक ही साइड से आएगी। अब तीसरा संगम, यहां तीसरा संगम भी बनता है। तीसरा संगम कहां बनता है, चंद्रपुर में। चंद्रपुर कहां पर है, तो भाई चंद्रपुर है शक्ति जिला में, जहां पर चंद्रहासिनी माता का मंदिर अवस्थित है ना। ठीक, तो यहां पर संगम होगा महानदी के साथ, ऊपर से आएगी मांड नदी और नीचे से आएगी लात नदी। ऊपर से मांड और नीचे से लात नदी। ठीक, मांड और लात नदी आप लोग लिखते चलिएगा, अगर लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक, तो मांड नदी चंद्रपुर जो कि शक्ति जिले में है, चंद्रहासिनी माता का मंदिर, तो यहां पर जो है उत्तर से आएगी क्या, मांड नदी, दक्षिण से आएगी जोंक नदी। और दोनों नदियां किससे मिलेंगी, किससे संगम बनाएगी, तो महानदी से संगम बनाएगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि महानदी में तीन त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है हमारे छत्तीसगढ़ का चौथा त्रिवेणी संगम। ठीक, महानदी में नहीं है, वो किसी दूसरे नदी में, अगर महानदी में होता तो मैं अभी ही बताता ना महानदी के साथ। वैसे मैं बताऊंगा इसको आगे आने वाले वीडियोस में। आप लोगों को बताना है छत्तीसगढ़ का चौथा त्रिवेणी संगम किस जिले में है, किस स्थान में है और किन नदियों का वहां संगम होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो त्रिवेणी संगम हो गया राजिम, सिवरी नारायण, चंद्रपुर। राजिम में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, तो महानदी से पैरी और सोंढूर नदी आकर के मिलती है। सिवरी नारायण की बात करें, जांजगीर चांपा जिले में है, यहां पर महानदी से शिवनाथ नदी और जोंक नदी आकर के मिलेंगी। उस पर चंद्रपुर तीसरा त्रिवेणी संगम जो कि शक्ति जिले में है, यहां पर चंद्रपुर में महानदी से आकर के मिलेंगी मांड नदी और लात नदी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं निकट नगर, तटवर्ती नगर, कि भाई महानदी के तट में कौन कौन से नगर स्थित हैं। ठीक, तो सबसे पहला ध्यान रखना है राजिम, सिवरी नारायण, चंद्रपुर। भाई महानदी के तट पर है ना, राजिम, सिवरी नारायण, चंद्रपुर, तब तो वहां संगम हो रहा है, स्थान का नाम उसी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, उसके बाद ध्यान रखेंगे आरंग। आरंग कहां पर है, रायपुर में है। ठीक, मंदिरों की नगरी कहा जाता है आरंग को, तो आरंग ये भी जो है महानदी के तट पर अवस्थित है। उसके बाद अगला ध्यान रखना है सिरपुर, जो महासमुंद जिले में है। सिरपुर में जहां लक्ष्मण मंदिर है ना। ठीक, सिरपुर जो कि पांडु वंश की राजधानी भी रही है, इतिहास पढ़ेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ का, तो सिरपुर जो कि ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है, वो भी महानदी के तट पर ही अवस्थित है। उस वक्त पल्लारी बलौदा बाजार में है, पल्लारी का भी महत्व है काफी। ठीक, तो पल्लारी भी जो है ये महानदी के तट पर स्थित नगर है। तो तटवर्ती नगर पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, तटवर्ती नगर। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लीन कर लेता हूं।
कुछ परियोजनाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि महानदी में क्या क्या परियोजनाएं हैं। आप लोगों को गंगरेल बांध के बारे में पता होगा सभी को कि गंगरेल बांध महानदी पर बना हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ परियोजनाएं हैं जो महानदी पर चलती है, ठीक। और आसपास इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें जो परियोजनाएं संचालित होती है उन सबको संयुक्त रूप से महानदी कॉम्प्लेक्स इस टाइप से बोला जाता है, ठीक। तो बात करते हैं महानदी की परियोजनाओं के बारे में, बांध वगैरह क्या क्या इसमें बनाया गया है, ठीक। तो सबसे पहला है रुद्री बैराज। रुद्री बैराज, रुद्री बैराज कहां पर है? धमतरी जिले में, ठीक। रुद्री बैराज धमतरी जिले में है। 1912 से 1915 के बीच इसका जो है निर्माण हुआ था, रुद्री बैराज का। ये गंगरेल बांध के पास है, धमतरी जो नगर है ना उससे लगभग लगा हुआ है। उसके बाद दुधवा जलाशय, दूसरा है दुधवा जलाशय। दुधवा जलाशय की बात करें तो ये कब बना है? तो 1962 से 65 के बीच, ठीक। 1962 से 65 के बीच दुधवा जलाशय का निर्माण हुआ है ये, ठीक। दुधवा जलाशय ये कहां पर है? तो ये धमतरी या कांकेर जिले में कहीं है, ठीक। दूध नदी से इसका संबंध मत जोड़ना, ये कांकेर जिले में है, ठीक। दुधवा जलाशय कहां पर है? कांकेर जिले में। मैं लिख देता हूं यहां पर धमतरी, ये कांकेर, ठीक। इसके बाद अगला जो बांध है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गंगरेल बांध, जो कि धमतरी जिले में है। गंगरेल बांध ये बना था 1979 में, ठीक। गंगरेल बांध जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा परियोजना है, ठीक है ना। गंगरेल बांध है, धमतरी जिले में है गंगरेल बांध। ठीक, तो ये हो गया परियोजनाएं, बांध वगैरह। इसके बाद इसकी सहायक नदियों में जो बांध वगैरह बने हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे और अलग से परियोजनाओं को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर इनके बारे में और डिटेल से हम लोग देखेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि किस नदी में कौन सी परियोजना बनी है, ठीक। जब परियोजना वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें जो है इनको डिटेल में हम लोग देखेंगे। कुछ छोटी छोटी और बातें ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाएगा कि महानदी, जैसे कि मैंने बताया शुरू में कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, पहले दक्षिण से उत्तर की ओर, और कहां से ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है? तो जांजगीर चांपा में ये जो है पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ऐसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं सहायक नदियां, ठीक। सहायक नदियां, महानदी की सहायक नदियां। वैसे सहायक नदियों को हम लोग अगले वाले लेक्चर में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस सहायक नदियों के नाम आप लोग जान लीजिएगा कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। अब देखिएगा, महानदी की सहायक नदियों को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक। इसकी सहायक नदियों को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक। कैसे कैसे? तो यहां आप लोग देखेंगे कुछ नदियां जो है इधर से आकर के मिल रही है ऐसे, और कुछ इधर से आकर के मिल रही है, ठीक। तो महानदी की सहायक नदियों को एक तो बोला जाता है दक्षिण से आकर मिलने वाली सहायक नदियां, जो दक्षिण से आकर के मिलती है। दूसरी उत्तर की ओर से आकर के मिलने वाली सहायक नदियां। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे भी ऐसे ही कि कौन सी नदी उत्तर से आ रही है, कौन सी दक्षिण से आ रही है, ठीक। तो पहले बात करते हैं हम लोग दक्षिण से आने वाली सहायक नदियों की, ठीक। तो यहां पर सबसे पहली नदी होगी दूध नदी, इसकी पहली सहायक नदी दूध नदी, जो कि कांकेर के मलाज कुंडम पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ठीक। ये दूध नदी है, ठीक। आप जगदलपुर रायपुर की अगर यात्रा करेंगे तो कांकेर नगर से होकर के आप गुजरेंगे, और वो जो कांकेर नगर को दो भागों में बांटती है वो दूध नदी है, ठीक। तो दूध नदी पहली नदी। उसके बाद दूसरी नदी होगी सिलियारी नदी, सिलियारी नदी। ये कहां है भाई? तो धमतरी जिले में सिलियारी नदी, ठीक। उसके बाद तीसरी नदी होगी सोंढूर नदी, सोंढूर नदी। ये वाली सोंढूर है, मैंने शायद पैरी बोला था। तो तीसरी नदी कौन होगी? सोंढूर। उसके बाद अगली नदी होगी पैरी, पैरी नदी। उसके बाद अगली नदी होगी पैरी के बाद जोंक नदी, जोंक नदी, ठीक। इसके बाद जोंक के बाद अगली नदी होगी लात नदी, ठीक। जोंक काटेगा तो लात मारोगे ना,
अच्छा, पैरी के बाद एक नदी यहां छूट रहा था, सूखा नदी। सूखा नदी, जोंक नदी, उसके बाद लात नदी। ठीक, तो दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंढुर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोंक नदी, लात नदी। तो हम जब पढ़ेंगे महानदी के सहायक नदियां, तो दक्षिण से आकर के मिलने वाली सहायक नदियों में इन नदियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एक और नदी है जिसको आप यहां पर ऐड कर सकते हो, तेल नदी। अब देखो, जो तेल नदी है ना, उसका उद्गम हुआ है गरियाबंद जिले से। ये वाला जो पॉइंट है ना, यहां से इसका उद्गम हुआ है। और ये नदी जो है कुछ क्षेत्रों में प्रवाहित होकर के इस तरफ उड़ीसा में जाकर के महानदी से मिलती है। ठीक, दक्षिण की ओर से ही मिल रही है ना, तो दक्षिण में रख सकते हैं। तो तेल नदी के बारे में भी हमको पढ़ना है, लेकिन इसका संगम जो है वो बाहर बनता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं उत्तर की ओर से आकर के मिलने वाली सहायक नदियों के विषय में। ठीक, तो यहां पर पहला होगा शिवनाथ नदी, जो बड़ा सा दिख रहा है ना, शिवनाथ नदी। उसके बाद अगला जो नदी होगा हसदो नदी। हसदो के बाद बोरई नदी। बोरई के बाद मांड नदी। ठीक, मांड के बाद ईब नदी। ठीक, अच्छा, मांड के बाद ना केलो नदी होगा, उसके बाद ईब होगा। ठीक, केलो, फिर ईब नदी। ठीक, तो ये महानदी की उत्तर से आकर के मिलने वाली सहायक नदियां, शिवनाथ, हसदो, बोरई, मांड, केलो और ईब नदी। ठीक, यहां एक चीज ध्यान रखना कि महानदी की सबसे लंबी या सबसे बड़ी सहायक नदी आपसे पूछा जाएगा, तो वहां पर आंसर होगा शिवनाथ नदी। ठीक, शिवनाथ जो है महानदी की सबसे बड़ी, सबसे लंबी सहायक नदी है। बड़ी पूछे तब भी वही, लंबी पूछे तब भी वही। ठीक, शिवनाथ नदी, इसकी लंबाई मैंने कितनी बताई थी, 290 किलोमीटर। ठीक, 290 किलोमीटर काफी बड़ी नदी है, जो कि महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी या सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक, तो ये तमाम चीजें ध्यान रखना महानदी के विषय में। और क्या बताना रह गया है, लगभग सारा चीज मैंने महानदी के विषय में बता दिया है आप लोगों को। इसके बाद अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इन नदियों के विषय में, शिवनाथ नदी की सहायक नदियों के विषय में, कि ये नदियां कहां से निकलती है और किस स्थान पर महानदी से मिलती है। इन नदियों में कोई परियोजना संचालित है, कोई और विशेष बात, इन नदियों के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है, क्योंकि ये सारा चीज भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने देखा ना महानदी के विषय में, महानदी का प्राचीन नाम, वैसे इन नदियों का कोई प्राचीन नाम है वो हम लोग देखेंगे, लंबाई हम लोग देखेंगे, उद्गम स्थल देखेंगे, इसका मुहाना देखेंगे कहां पर महानदी से मिलती है। ठीक, निकट तटवर्ती नगर देखेंगे। ठीक, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। जैसे महानदी का देखा वैसे इन नदियों का भी देखेंगे। तो इसी के साथ आज का ये जो वीडियो लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को जो है आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कहीं अगर लगता है कि कोई डाउट है या आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी कहीं पर मैंने कोई मिस्टेक किया है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसको कि मैं आने वाले वीडियोज में सुधार सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।